हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो कल की हमारी जो क्लास थी वो कहाँ पे हुई थी ख़त्म। जो चैप्टर नंबर 2 है क्या, नर एवं मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास, ठीक है। उसमें हमने पढ़ लिया कि जो परागकोश होते हैं या पुंकेसर होती है, पुंकेसर की स्ट्रक्चर पढ़नी हमने, और उसमें जो परागकोश होते हैं, परागकोश की जो भित्तियाँ होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। जो परागकोश की जो भित्ति होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं या कितनी परतों से मिलकर बनी होती हैं, उसमें पढ़ा हमने। सबसे पहले बाह्य चोल, उसके बाद पढ़ा बाह्य परत, उसके बाद अंतःस्टिशियम, मध्य परत और टेपिटम पढ़ लिया। इन सब का विस्तार से पढ़ लिया। इसके बाद हमने परागकोश स्फुटन पढ़ लिया कि भाई परागकोश किस प्रकार के किन किन विधियों से स्फुटन होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो परागकोश में जो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब ये लघु बीजाणु के बाद वो जो परागकण बनते हैं, तो उन परागकण की संरचना क्या होती है, इसके में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले क्या आती है, परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, ठीक है। अब हम पोलन की संरचना पढ़ते हैं तो अगर हम परागकण को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देती है, ठीक है। अब इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसमें जो सबसे पहले जो सबसे बाहर का भाग होता है वो होता है आपका क्या, बाह्य चोल। क्या होता है, बाह्य चोल, जो किस प्रकार होते हैं, जैसे इसकी संरचना धारीदार या कांटेदार जो संरचना दिखाई दे रही है आपके, जो ये क्या कहलाती है, आपकी बाह्य चोल। क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है, ठीक है। और जो इसके नीचे क्या होती है, अंतःचोल होती है, जो कि इसकी जो परागकण की जो संरचना है मुख्यतः 2 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 पे तो होता है आपका बाह्य चोल और नंबर 2 पे होता है आपका कौन सा, अंतःचोल, ठीक है। अब ये अंतःचोल क्या करता है, जो इसके अंदर क्या होता है, अंतःचोल के नीचे जीव द्रव्य होता है जिसको घेरे हुए रखती है कौन, अंतःचोल, ठीक है। इसके बाद जो होता है जो ये मैंने जो खांचनुमा संरचना बनाई है, ये क्या कहलाती है, जनन छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है, जिससे क्या होती है, पराग ट्यूब निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये जो होती है आपका क्या होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या होता है, केंद्र क्या, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये जो क्या होता है, केंद्रक कोश न्यूक्लियस में क्या होती है, ये जो होता है आपके नर युग्मक को विभाजन करेगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी संरचना, ठीक है। अब इस संरचना में सबसे पहले पढ़ेंगे जो बाह्य चोल होता है उसमें क्या क्या होता है। तो नंबर 1 हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बाह्य चोल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, आपके कांटेदार तथा धारीदार संरचना होती है। क्या होती है, कांटेदार और धारीदार। ये देखिएगा, ये जो मैंने ब्लू करके जो ये जो कांटेदार जो संरचना बनाई है वो क्या कहलाती है, आपकी परागकण की सबसे बाह्य त्वचा होती है या जो सबसे बाह्य परत होती है वो क्या कैसी होती है, कांटेदार तथा धारीदार होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसमें परत में एक विशेष रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। जो ये बाह्य चोल होती है इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, आपके स्पेरोपोलिनिन। क्या कहते हैं, स्पेरोपोलिनिन कहते हैं, जो किसके क्या करता है, कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो कैरोटीनॉइड्स क्या होती हैं, ये जो कैरोटीनॉइड्स होती हैं, जो ये बाह्य चोल होती हैं, ये क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं, कैरोटीनॉइड प्रोटीन होती हैं बाह्य चोल की, जिसका क्या करता है, ये ऑक्सीकरण करता है। इसी के लिए ये कैसी होती है, इसका बाह्य चोल का रंग हल्का गुलाबी या हल्के गहरे रंग की होती है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद आपके आता है जो ये स्पेरोपोलिनिन है, सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। अब ये प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ये जो स्पिरुलिन है, जो बाह्य चोल पे जो सबसे जो कवच होती है वो किसकी बनी होती है, स्पिरुलिन की बनी होती है। जो ये स्पिरुलिन होती है, जो हमारे ब्रह्मांड का है सबसे कठोर भाग होता है। कौन सा, सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ। कौन, सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है, जैविक कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये जो परागकण के जो बाह्य चोल है, ये तो लाखों वर्षों तक आपको जो पृथ्वी के अंदर या जमीन के अंदर अगर अवशेष के रूप में मिल सकते हैं। क्या, परागकण के स्पिरुलिन के कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि भाई स्पिरुलिन के कारण बाह्य चोल की भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है। क्या होता है, जो ये बाह्य चोल क्या करता है, स्पिरुलिन क्या करता है, जो ये परागकण में क्या होती है, जो भौतिक या जैविक क्रियाओं को रोकने का कार्य कौन करता है, स्पिरुलिन करता है। जिसके कारण क्या होता है, जो परागकण होता है वो सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप में सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि जो बाह्य चोल पर छोटी छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। ये देखिए बाह्य चोल पे एक छोटी
छिद्रनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जनन छिद्र कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है द्विबीजपत्री पादपों में जनन छिद्र कितने होते हैं, 3 जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या मैंने जो चित्र बनाए हैं ये कौन सा है, आपके द्विबीजपत्री परागकण है। कौन सा, द्विबीजपत्री या डाई। ठीक है, अब ये द्विबीजपत्री में 3 कौन कौन से जनन छिद्र हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हो गए आपके 3 जनन छिद्र। अब मैं बात करूं आपके एक बीजपत्री, क्या एक बीजपत्री में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है, आपके 2 होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपके बाह्यचोल की संरचना। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंत्यचोल। ठीक है, इसके बाद आपके जो बाह्यचोल के बाद आता है नंबर 2 पे अंतःचोल। ठीक है, अब हमें इस जो परागकण की जो संरचना की बात करें तो 2 चीजें पढ़नी है, एक तो बाह्यचोल पढ़नी है, एक आपको अंतःचोल पढ़नी है। तो हम बाह्यचोल तो पढ़ लिया हम, इसके बाद आता है आपका अंतःचोल। ठीक है, अंतःचोल में क्या होती है, जो बाह्य परत के ठीक नीचे पतली कोमल पेक्टोसेलुलोज से बनी अंतःचोल होती हैं। जो ये जो अंतःचोल होती हैं ये क्या होती हैं, बाह्य परत के नीचे जो किसकी बनी होती हैं, कोमल होती हैं और पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। कौन सी, ये आपकी अंतःचोल। कौन सी, ये जो अंदर वाली होती है ये अंतःचोल किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो बाह्य परत के नीचे जो ठीक अंतःचोल होता है वो किसका बना होता है, तो आपका उत्तर होगा पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और आपकी जो बाह्य परत की बात करें तो वो किसका होता है, आपके किसका, स्पिरुलिन का बना या कैरोटीनॉइड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद आती है कि ये जो परत होती है बाह्य अंतःचोल होती है ये क्या कहलाती हैं, आपके परागकण के कोशिका द्रव्य को ढके रखती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो ये अंतःचोल होती हैं, जो इस परागकण के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है या साइटोप्लाज्म होता है तो उसको क्या करती है, ढके हुए रखती है। कौन रखती है, अंतःचोल रखती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो ये अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवर्धी के रूप में जनन नलिका बनाती है। ये देखिएगा ये क्या होता है, आपका जनन छिद्र होता है। क्या होता है, जनन छिद्र होता है। किस पे होता है, अंतःचोल पे होता है। अब इस जनन छिद्र में क्या होगा, कुछ वृद्धि होगी। किस प्रकार होगी, देखिए मैं ये 2 नंबर पे बताता हूँ। कुछ इस प्रकार की वृद्धि होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक अतिवर्धी रूप में एक जनन नलिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जनन नलिका बन जाएगी या जनन नलिका बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जनन नलिका। देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, आगे जाकर जनन नलिका पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है, पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। या इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पोलन ट्यूब किस काम आती है, तो जो आगे का जो हमारा टॉपिक है तो वो क्या होगा, इस पोलन ट्यूब में, इस पोलन ट्यूब पर ही होगा। और इस पोलन ट्यूब में होगा क्या, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अब क्या करेगा, ये जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, केंद्रक में विभाजन होगा। तो 2 प्रकार के केंद्रक बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगी 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी यहाँ पे। एक तो बनेगी आपकी कायिक कोशिका और एक बनेगी आपकी जनन कोशिका। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम इससे सबसे पहले स्टार्ट। अब आपके जो संरचना आती है कि नर युग्मकोद्भिद किस प्रकार बनता है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो किस प्रकार होता है। नर युग्मकोद्भिद क्या करता है, आपके जो नर द्वारा जो नर युग्मक होता है उसका निर्धारण करता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये होगी आपकी परागकण की जो संरचना मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, अब इस परागकण की जो संरचना होती है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है। ठीक है, अब इस केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। किसमें होगा, केंद्रक में होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो अगर आपके समसूत्री विभाजन होगा तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है आपके इसके अंदर। अब ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पे आती है आपकी कायिक कोशिका। कौन सी आती है, कायिक कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। इसके बाद आपके नंबर 2 पे बनती हैं कौन सी, जनन कोशिका। कौन सी, जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो जनकायिक कोशिका होती हैं ये कैसी होती हैं, दीर्घ और बड़ी होती है, जबकि ये जो जनन कोशिका होती है थोड़ी छोटी होती है और जो इसका आकार होता है लेंस के समान होता है। ठीक है, और जो इन दोनों कोशिकाओं के मध्य एक भित्ति बन जाती है, जिसके मध्य क्या है, दोनों के मध्य भित्ति बन जाती है, जिससे दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस जनन कोशिका में
अब जो ये जनन कोशिका होती है, नंबर 2 पे मैंने क्या बताया आपको, जनन कोशिका, ठीक है। अब इस जनन कोशिका में वापस क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है आपके, समसूत्री विभाजन होता है। तो जिससे समसूत्री विभाजन होने के पश्चात कुछ इस प्रकार की जो संरचना बनती है, तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होने पर आपके 2 नर युग्मक बनता है और एक कायिक कोशिका बनती है, ठीक है। अब आता है जो ये नर युग्मक किसके द्वारा बनता है, ये जो जनन कोशिका होती है इसमें समसूत्री विभाजन होंगे तो 2 नर युग्मक बनेंगे। और जो ये कायिक कोशिका होती हैं ये क्या किसका निर्माण करती हैं, पराग नलिका या पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। ये जो कायिक कोशिका होती हैं किसका निर्माण करती हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। और ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, आपके कायिक कोशिका होती हैं। और जो ये दोनों होते हैं नर युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। अब एक बार वापस देखिएगा जो क्या होती है संरचना, ये जो परागकण होता है, परागकण के केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, या न्यूक्लियस में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। कौन कौन सी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है। ये जो कायिक कोशिका होती है जनन कोशिका से अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये जनन कोशिका होती है इसका आकार कैसा होता है, लेंस के समान होता है, ठीक है। अब इस जनन कोशिका में क्या होता है, फिर से समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होगा तो 2 इस प्रकार की जो संरचना बनेगी, जिसमें क्या बनेंगे आपके 2 तो नर युग्मक बनेंगे जो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और एक क्या बनेगी, कायिक कोशिका बनेगी। और ये जो कायिक कोशिका से द्वारा क्या किसका निर्माण होता है, पोलन ट्यूब या पराग नलिका बनती है, ठीक है। इसके पश्चात आपके आता है जो जनन कोशिका प्रारंभ अवस्था में लेंस के समान होती है। इसके बाद आती हैं जो जनन कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जो ये जनन कोशिका है, कौन सी, ये जो जनन कोशिका है इसमें क्या पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कोशिकांग कौन से होते हैं। कोशिकांग वे होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, जैसे कोशिकांग में क्या होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काई होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, या अंतःपरद्रवी जालिका होता है। ये सब किसमें पाए जाते हैं, आपके जनन कोशिका में। क्योंकि हमारे शरीर में कोशिकांग भी ये सेम ही पाए जाते हैं, इसी प्रकार पादपों में भी कोशिकांग पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। लेकिन जो हमारे अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, हमारे अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपके जो जनन नलिका में अर्धसमसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण होता है जो पराग नली के आगे बढ़कर बीजांड में। अब जो ये क्या करेंगे, जो नर युग्मक है ये क्या करेगा, आगे जाके आपके जो मादा युग्मकोद्भिद बनेगी। मादा युग्मकोद्भिद में किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। अब ये इस बीजांड में प्रवेश करके किसका निर्माण करती है आपके, और ये जो दोनों नर युग्मक है बीजांड में प्रवेश करते हैं किसके द्वारा, पराग नलिका के द्वारा, ठीक है। ये तो हो गई आपके नर युग्मकोद्भिद की संरचना, ठीक है। इसमें आता है आपके जो कायिक कोशिका होती है इसका आकार बड़ा होता है और गोलाकार होता है। जो ये कायिक कोशिका होती है इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है और गोलाकार होता है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है जो कायिक कोशिका द्वारा संभवत अंकुरण के समय किसका निर्माण करती हैं, पराग नलिका का करती हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है नर युग्मकोद्भिद समाप्त होता है। और इस प्रकार आपके जो नर युग्मकोद्भिद, मैंने आपको पहले भी ये जो नर और जो मादा होती है इसमें से नर युग्मकोद्भिद की संरचना तो आपके कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो क्या है, मादा युग्मकोद्भिद। कि भाई अब जो नर युग्मकोद्भिद बन गया, या नर युग्मकोद्भिद में किसमें निर्माण हुआ, परागकण का हुआ। परागकण में नर युग्मकोद्भिद में 2 नर युग्मक बन गए। अब ये नर युग्मक क्या करेंगे, मादा युग्मक के साथ संलयन करेंगे। तो मादा युग्मक के संलयन करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद में जो अंडाणु बनते हैं या अंड बनता है, अंड समुच्चय बनता है, या बीजांड का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आपके मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। इसके बाद जो संरचना आएगी आपकी कौन सी, मादा युग्मकोद्भिद। अब हमारा जो नर युग्मकोद्भिद पूरा होने के बाद आपके क्या आता है, मादा युग्मकोद्भिद। अब हम नर युग्मकोद्भिद की जो सारी संरचना है उसके बारे में जो भी था हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है आपका मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, ठीक है। इसे जो इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। अब आता है जो मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना एवं विकास आता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं, या अंडाणु या गुरु बीजाणु पर्ण
पढ़ने से पहले हमें जो मादा युग्मकों की जो संरचना है कि जो एनाटॉमी या संरचना होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मादा युग्मकोद्भिद होती हैं तो इसे क्या कहते हैं, जायांग। ये जो क्या होता है आपका जायांग है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके क्या, गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, अब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे तो इसकी संरचना में जो सबसे शीर्ष पर होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और जो ये वर्तिकाग्र वो भाग है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपके नर युग्मक में आपने जो परागकण पढ़े थे वो परागकण कहाँ पे आके रुकते हैं, आपके इस वर्तिकाग्र पे आके जुड़ते हैं। तो वर्तिकाग्र क्या करेगी, एक म्यूकस का स्त्रावन करेगी जिसके कारण क्या होता है, परागकण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर चिपक जाते हैं। अब ये वर्तिकाग्र के ऊपर चिपक जाते हैं तो थोड़ी देर पश्चात यहाँ पे क्या होती है, परागकण में क्या होते हैं, अंकुरण की क्रिया होती है। किसमें, परागकण में अंकुरण की क्रिया होती है। तो मैंने वो जो आपके जो परागकण का निर्माण होता है, दो नर युग्मक बनते हैं तो उस अंकुरण से क्या बनती है, परागनलिका बनती है। क्या बनती है, परागनलिका बनती है। तो वहाँ अब निषेचन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। इसके बाद आपके जो नीचे वर्तिकाग्र के नीचे जो पतली संरचना, नलीनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आपकी वर्तिका कहलाती है, जिससे इसको कहते हैं स्टाइल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, आपके स्टिग्मा स्टाइल। ठीक है, अब इस वर्तिका के नीचे एक जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका अंडाशय कहलाता है या ओवेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो वर्तिका के नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और इसी अंडाशय में जो गोल गोल जो संरचनाएं होती हैं, अंडाकार जो संरचनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, आपके बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और बीजांड जिस भाग से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, आपके बीजांड व्रंत कहते हैं। ये होगी आपकी जायांग। जिस प्रकार हमने क्या पुंकेसर परागकण में क्या पढ़ा था, परागकण या नर युग्मक में पुंकेसर की संरचना पढ़ी, उसी समान ये क्या होती हैं, आपके पुंकेसर के समान ये जो जायांग या गाइनोसियम होती हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार होती है। तो सबसे शीर्ष पर होता है आपका वर्तिकाग्र, उसके बाद होती है वर्तिका, उसके बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, आपका बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड या ओवेल होता है। और उसी बीजांड जो जिस भाग से जुड़ता होता है उसे क्या कहते हैं, आपके बीजांड व्रंत कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि आवर्तबीजी पुष्प होते हैं या एंजियोस्पर्मी फ्लावर होते हैं, उसमें क्या होती है, मादा जननांग जायांग होता है। जो मादा को जो डिनोट करती है वो कौन करती है, आपके जायांग है। कौन सी, गाइनोसियम है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है कि जो जायांग का निर्माण एक या एक से अधिक अंडकों से होता है, कि भाई जो मादा जननांग होता है उसका जो निर्माण होता है अनेक से जननांगों से होता है या अधिक अंडकों से मिलकर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अंडक बीजाणु धारण करने वाली रूपांतरण पर्ण होती है जिसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये देखिए, बीजाणु धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है और ये बीजाणु को रूपांतरण करने वाली पर्ण होती है जिसे क्या कहते हैं, आपके इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और इसी गुरु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है, ओवल या अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अंडप एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है जिसके 3 भाग होते हैं। ये क्या होगी, आपकी एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है जिसके कितने भाग होते हैं, आपके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। क्या आता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। नंबर 2 पे आता है आपके वर्तिका या स्टाइल। और नंबर 3 पे आपके आती है ओवरी या अंडाशय। क्या आते हैं, ओवरी या अंडाशय। ठीक है, अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है और अंडाशय क्या होता है। तो नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। क्या पढ़ते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, इसको देखिए, मैंने ये जो पहले बताई वही है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। वर्तिका के शीर्ष पर फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ये देखिए, जो वर्तिका ये हो गई आपकी, जो वर्तिका के ऊपर फूला हुआ, ये जो देखिए फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी वर्तिकाग्र पर परागकणों को ग्रहण किया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो परागकण है वो कहाँ पे आके रुकते हैं, आपके वर्तिकाग्र पे आके रुकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परागकण आके रुक जाते हैं। किसके कारण, इसके जो वर्तिकाग्र है इस पर किसका, म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावन किया जाता है, जिसके कारण परागकण इसके आकर ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कौन सा, वर्तिका या स्टाइल। ठीक है, इसमें आता है कि अंडाशय के ऊपर निकली हुई नलिका नुमा संरचना को क्या कहते हैं, आप वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अंडाशय हो गया, अंडाशय के ऊपर निकली हुई
नलिका नुमा जो संरचना होती है, ये जो देखिए कैसी होती है, नलिका नुमा जो संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं आप, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और जो क्या करती है, इसका जो कार्य क्या होता है, पराग नलिका को, ठीक है, पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। यहाँ पे जो वर्तिका अग्र पे कौन आएगा, परागकण आएगा। ठीक है, परागकण आएगा तो परागकण से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब से क्या निकलेगा, जो नर युग्म को, जो मादा, जो पराग नलिका में जो क्या करती है, मादा नर युग्मक आएगा, उसको क्या करेगी, ये मार्ग प्रदान करती है। कौन करती है, आपके पोलन ट्यूब नहीं, सॉरी, ये कौन, वर्तिका या स्टाइल करती है। ठीक है, इसके बाद आपके नंबर 3 पे आता है क्या, ओवेरी। ठीक है, क्या आता है, ओवेरी या अंडाशय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंडाशय को। नंबर 3 पे आता है आपका कौन सा, अंडाशय या ओवेरी। ठीक है, दो भाग कौन कौन से पढ़ लिए हमने, वर्तिका पढ़ लिया और वर्तिकाग्र पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आती है आपके ओवेरी। ठीक है, ओवेरी में क्या होता है, अंडाशय जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। ये देखिए, ये जो अंडाशय है, जो आधारीय, जो ऐसे जो फूला हुआ भाग होता है, क्या कहलाता है, जिसके अंदर छोटी छोटी अनेक अंडाकार संरचनाएं होती हैं। ये देखिए, जो आधारीय भाग फूला हुआ है, इसके अंदर छोटी छोटी जो गोलाकार जो संरचनाएं या अंडाकार जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपको इसको बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब इसी बीजांड को क्या कहते हैं, आपके गुरु बीजाणुधानी या गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणुधानी से किसका निर्माण होता है, आपके बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रत्येक बीजांड व्रतनुमा संरचना से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रत्येक बीजांड जिस संरचना से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, आपका बीजांड व्रंत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि बीजांड व्रंत से जिस स्थान से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, रापे कहते हैं। ये जो स्थान है आपके क्या कहलाता है, सॉरी, नाभिक कहलाता है या नाभिका कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती। ठीक है, देखिए, बीजांड व्रत जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं, और जो नाभिका के नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाती है, आपकी राफें कहलाती है। क्या कहलाती है, राफें कहलाती है। ये तो हो गई आपकी बीजांड की संरचना, या जो सॉरी अंडाशय की जो संरचना हो गई, मादा युग्मक की संरचना हो गई। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, इसी में आपके जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी, अगले दिन होगी, तो उसमें आपको पढ़नी है बीजांड की संरचना। क्या पढ़नी है, बीजांड की संरचना पढ़नी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद में किस प्रकार बीजांड का निर्माण होता है, उसमें किस प्रकार अंड कोशिकाएं बनती है, किस प्रकार समुच्चय कोशिकाएं बनती है, ये सब किस में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि क्या है, आपकी जो आपके पास जो मेरी जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिससे कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे फिर से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे साथ इसी तरह बने रहना है और तैयारी को बनाए रखना है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। क्योंकि जो मेरी जो क्लास होगी, रेगुलर क्लास होती है, जिसमें आपको जो प्रत्येक चीज़ आपके बुक्स में होती है, जो प्रत्येक चीज़ आपके बुक्स में होती है, उसको मैं समझाता हूँ। कोई भी चीज़ आपके पीछे नहीं, पूरी की चीज़ मैं आपके बोर्ड पे मार्क्स करके लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, थैंक यू।